प्राचीन समय में दक्षिण भारत के महिलारोप्य नगर पर राजा अमरशक्ति का शासन था। वे बेहद बुद्धिमान, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी और राजा का गुणगान करती थी। राजा हर समय प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर न्याय प्रदान करते थे। हालांकि राजा अमरशक्ति के जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उनके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति नामक ये राजकुमार मूर्ख, अविवेकी और आलसी थे। राजा ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास किया, लेकिन वे न तो कुछ सीखने में रुचि रखते थे और न ही अपने कर्तव्यों को समझते थे। राजकुमारों की इस स्थिति से राजा का मन दुखी हो जाता था। उन्हें चिंता थी कि जब वे नहीं रहेंगे तो राज्य का भविष्य इन अयोग्य राजकुमारों के हाथों में कैसे सुरक्षित रहेगा। एक दिन राजा अमरशक्ति ने अपने मंत्री के सामने अपने मन की बात साझा की। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव है, लेकिन मेरे दिल में एक गहरी पीड़ा है जो मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरे तीनों बेटे जो राजकुमार हैं, पूरी तरह मूर्ख और अविवेकी हैं। ऐसे पुत्रों का होना किसी लाभ का नहीं, जो माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बजाय उनके लिए दुख का कारण बने। राजा ने आगे कहा, हर दिन मैं इसी बात से परेशान रहता हूं कि मेरे बाद ये अयोग्य बेटे राज्य की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। मुझे उन पर तनिक भी भरोसा नहीं है। यही सोचकर मेरा मन हर वक्त अशांत और चिंतित रहता है। मंत्री जी, क्या इस समस्या का कोई समाधान है, या मैं इसी दुख को अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला जाऊंगा? राजा की बातों में उनका गहरा दुख और चिंता साफ झलक रही थी। मंत्री इस समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार क्या राजा अमरशक्ति की चिंता दूर होगी? राजा अमरशक्ति का मंत्री बेहद बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति था। राजा की चिंता सुनने के बाद उसने कहा, महाराज, आपकी बात सही है कि अयोग्य संतान माता पिता के लिए दुख और चिंता का कारण बनती हैं। लेकिन यह मान लेना उचित नहीं होगा कि इन्हें शिक्षा देकर योग्य नहीं बनाया जा सकता। हमारे राज्य में कई महान विद्वान हैं। मेरा सुझाव है कि हम उन्हें दरबार में बुलाएं और उनसे इस समस्या का हल पूछें। वे निश्चित ही कोई रास्ता निकालेंगे। मंत्री की बात सुनकर राजा को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसी तरह उनके बेटे भी शिक्षा प्राप्त कर गुणवान और समझदार बन जाएं। राजा ने अपने मन को समझाया कि एक प्रयास और करना चाहिए। अगले ही दिन मंत्री ने राज्य के 500 श्रेष्ठ विद्वानों को राज दरबार में आमंत्रित किया। सभी विद्वान आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राजा अमरशक्ति ने उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हुए कहा, आप सभी को यहाँ कष्ट देकर बुलाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एक गहरी चिंता में हूँ। मेरे तीनों पुत्र अयोग्य, आलसी और संस्कारहीन हैं। इस बात से मैं बेहद दुखी हूं। मुझे लगता है कि गुणहीन पुत्रों से तो पुत्रहीन होना बेहतर है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मेरे बेटों को उचित शिक्षा देकर उन्हें योग्य और समझदार बनाया जा सके। यदि आप में से कोई इन राजकुमारों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ले तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अब सभी विद्वान इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विचार करने लगे। क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर योग्य बन सकें? राजा अमरशक्ति की बात सुनकर राज दरबार में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान जानते थे कि राजकुमार अपने आलस्य, जिद और अविवेक के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर के बाद एक विद्वान आचार्य ने विचारपूर्वक कहा, महाराज, इस संसार में असंख्य ग्रंथ हैं जो ज्ञान से भरे हुए हैं।
इनका अध्ययन मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करता है। लेकिन राजकुमारों ने अपने आलस्य और अविवेक के कारण वह समय व्यर्थ गवा दिया है जब उन्हें गंभीरता और लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी। अब थोड़े समय में इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। आचार्य ने सुझाव दिया, मेरे विचार से राजकुमारों को शास्त्रों के गहन अध्ययन की बजाय व्यवहार ज्ञान की शिक्षा दी जाए। व्यवहार ज्ञान उन्हें मनुष्यों के स्वभाव, आचरण और जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद करेगा। साथ ही वे अपने कर्तव्यों को भली भांति पहचान पाएंगे। इस प्रकार उन्हें जीवन के किसी भी संकट का सामना करने में कठिनाई नहीं होगी। आचार्य की बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट था कि राजकुमारों को केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता थी। किसी ने भी यह जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं दिखाई। इससे राजा अमरशक्ति का हृदय और भारी हो गया। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटे जीवन भर अयोग्य ही बने रहेंगे और उनके राज्य महिलारोप्य का भविष्य भी अंधकारमय रहेगा। तभी सभा में उपस्थित विद्वानों के बीच से एक तेजस्वी और वृद्ध आचार्य उठे। उनका नाम विष्णु शर्मा था। उनका आत्मविश्वास बिजली की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके तीनों राजकुमार निश्चय ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इन्हें 6 महीने में जीवन के हर क्षेत्र में कुशल, विवेकी और नीतिज्ञ बना दूंगा। वे योग्य होकर न केवल अपना कर्तव्य निभाएंगे बल्कि राजकाज में भी पूरी तरह सक्षम बनेंगे। आचार्य की बात सुनकर राजा अमरशक्ति को मानो नया जीवन मिल गया। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। भावनाओं से भरकर उन्होंने कहा, हे आचार्य, यदि आपने मेरे पुत्रों को योग्य बना दिया तो मैं आपको 100 गांव उपहार में दूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे इन 100 गांवों की आवश्यकता नहीं है। मेरी आयु और स्थिति ऐसी है कि अब मुझे किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं हैं। पर मैं आपके राजकुमारों को हर प्रकार की शिक्षा दूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं यहाँ सभी के सामने यह वचन देता हूँ कि यदि 6 महीने के भीतर ये तीनों राजकुमार जीवन के हर क्षेत्र में योग्य और विवेकी न बने तो आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मैं उसे स्वीकार करूंगा। विष्णु शर्मा के इन शब्दों ने सभा में सभी को चकित कर दिया। राजा अमरशक्ति उनकी ओर बढ़े और क्षमा मांगते हुए बोले, आचार्य, मैंने 100 गांव का प्रस्ताव देकर आपकी शिक्षा का मोल लगाने की भूल की है। इसके लिए मैं लज्जित हूं। आपने यह सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे और आदर्श शिक्षक हैं। जैसे सूर्य सबके लिए समान रूप से प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आप भी सभी के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। मैं अपने तीनों बेटों को आपके सुपुर्द करता हूं। कृपया इन्हें अपने ढंग से शिक्षित करें। यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए एक अनोखा और प्रभावी तरीका अपनाया। वे भारी भरकम उपदेशों या जटिल शास्त्रों की बजाय उन्हें मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनाने लगे। ये कहानियां अक्सर पशु पक्षियों पर आधारित होती थीं और अपने आप में बेहद रोचक और अनोखी थीं। राजकुमार इन कहानियों को बड़ी उत्सुकता और आनंद से सुनते। उन्हें यह महसूस भी नहीं होता था कि इन कहानियों के माध्यम से आचार्य विष्णु शर्मा उनके भीतर ज्ञान के दुर्लभ मोती रोक रहे थे। धीरे धीरे इन कहानियों का असर राजकुमारों के स्वभाव और व्यक्तित्व पर पड़ने लगा। उनके भीतर छिपी आलस्य और जड़ता की परतें हटने लगी। उनके मन की अविवेकता दूर हो गई और वे कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र और समझदार बन गए। इन कहानियों ने उन्हें जीवन और समाज के गहरे पहलुओं को समझने की क्षमता दी। उन्होंने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य कैसे बनाए रखें, शत्रु के छलकपट से कैसे बचें और अच्छे व सच्चे मित्रों की पहचान कैसे करें।
साथ ही वे समझ गए कि एक राजा को किन गुणों से संपन्न होना चाहिए। राजकुमार अब केवल कहानियों के आनंद तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे उनके गहरे संदेशों पर विचार भी करने लगे। वे जीवन और समाज के व्यवहारों को समझने लगे और राजकाज की बारीकियों में भी निपुण हो गए। इस प्रकार आचार्य विष्णु शर्मा ने अपने अद्भुत शिक्षण के जरिए राजकुमारों को न केवल योग्य और विवेकी बनाया, बल्कि उन्हें ऐसा राजा बनने के लिए प्रेरित किया जो प्रजा का सच्चा मार्गदर्शक और सेवक हो। उनकी यह शिक्षा पद्धति सचमुच अतुलनीय और प्रेरणादायक थी। राजा अमरशक्ति और महिलारोप्य राज्य की प्रजा विष्णु शर्मा के इस चमत्कारिक शिक्षण से बेहद प्रसन्न और कृतज्ञ हो गई। आसपास के राज्यों तक जब आचार्य विष्णु शर्मा और उनकी शिक्षा पद्धति की खबर पहुंची, तो हर कोई चकित रह गया। उनकी कहानियों के जरिए शिक्षा देने की यह अनोखी शैली जादू की तरह प्रभावशाली और परिणामकारी साबित हुई। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए जो अद्भुत और रोचक कहानियां गढ़ी, उनका संग्रह किया गया और वही पंचतंत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह ऐसा अमर ग्रंथ है जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। आज भी लोग विष्णु शर्मा का नाम बड़े सम्मान और आदर से लेते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्रदान करने का इतना रोचक और प्रभावी तरीका खोजा। पंचतंत्र की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें जीवन की गहरी शिक्षाएं छिपी हैं। यह ग्रंथ समय के साथ और भी प्रासंगिक और प्रभावशाली बनता जा रहा है। दुनिया भर में लोग इन कहानियों से प्रेरणा लेते हैं और आचार्य विष्णु शर्मा के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाते हैं। इस प्रकार विष्णु शर्मा और उनका पंचतंत्र न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा का गौरव है, बल्कि यह मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो आने वाले समय में भी अनमोल बनी रहेगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप शानदार कहानियां, शैक्षिक सामग्री और ज्ञान से भरपूर कंटेंट देख सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। हमारे साथ जुड़े और ज्ञान की दुनिया में एक साथ यात्रा करें।